प्रिय विद्यार्थियों, हमने जैसा कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पाइनस का गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में, किस तरह से इसके अंदर नर युग्मोद्भिद और स्त्री युग्मोद्भिद का निर्माण होता है, आर्कोगोनियम और नर युग्मक का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे परागण। पाइनस में परागण वायु द्वारा होता है। मैदानी क्षेत्रों में यह मार्च अप्रैल में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राय मई में होता है। इसी समय स्त्री शंकु में स्थित बीजांड के बीजांड द्वार से एक पदार्थ स्रावित होता है। यह पदार्थ प्राय रात के समय स्रावित होता है तथा प्रातः तक बीजांड द्वार के मुख पर रहता है। परागकणों के चिपकने के पश्चात यह पदार्थ बीजांड द्वार से भीतर की ओर चूस लिया जाता है तथा परागकण बीजांडकाय के शीर्ष पर स्थित परागकोष्ठों में एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात बीजांड द्वार का मुख बंद हो जाता है। परागण के समय स्त्री शंकु क्षैतिज स्थिति में से ऊर्ध्व स्थिति में आ जाते हैं। क्षैतिज स्थिति से ऊर्ध्व स्थिति में आ जाते हैं तथा इनके सपत्र शल्क अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं। इससे परागकण बीजांड तक सरलता से पहुंच पाते हैं। पाइनस में परागकणों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है, परंतु इनमें से केवल कुछ ही निषेचन में प्रयोग होते हैं तथा शेष परागकण नष्ट हो जाते हैं। अब परागकण जो है परागकोष्ठों के द्वारा ये बीजांड द्वार तक पहुंच जाते हैं वायु के द्वारा और उसके अंदर प्रवेश करें। अब हम देखेंगे निषेचन। निषेचन परागकण के लगभग 1 वर्ष पश्चात होता है। पराग नलिका, जिसमें 4 केंद्रक, नलिका केंद्रक, बंध्य केंद्रक तथा 2 नर केंद्रक होते हैं, धीरे धीरे स्त्रीधानी की ओर अग्रसर होती है। यह ग्रीवा कोशिकाओं को दबाती हुई अंड के संपर्क में आती है तथा इसकी सभी अंतर वस्तुएं अंड के कोशिका द्रव्य में विमुक्त हो जाती हैं। इनमें से केवल एक नर केंद्रक अंड से संलेपित होता है, दूसरा निष्क्रिय नर युग्मक तथा नलिका व बंध्य केंद्रक अपहासित हो जाते हैं। सक्रिय नर युग्मक तथा अंड के संलग्न से निर्मित द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बीजाणु उद्भिद प्रवस्था की प्रथम कोशिका होती है। प्रत्येक बीजांड में 1 से अधिक स्त्रीधानियों के अंड निषेचित हो सकते हैं, परंतु बीजांड में उपस्थित भोजन केवल एक युग्मनज के विकास के लिए पर्याप्त होता है, अतः सभी युग्मनज या जाइगोट नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे भ्रूण का विकास। युग्मनज से भ्रूण बनने की अवस्थाओं को हम 2 चरणों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला है युग्मनज से प्राक्भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। दूसरा है प्राक्भ्रूण से भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे युग्मनज से प्राक्भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। युग्मनज का द्विगुणित केंद्रक विभाजन से पूर्व युग्मनज के आधार की ओर आ जाता है तथा 2 समसूत्री विभाजनों के द्वारा 4 केंद्रक बनाता है। ये चारों केंद्रक भ्रूण के आधार पर एक तल में व्यवस्थित होते हैं, अतः पार्श्व दृश्य में केवल 2 ही केंद्रक दिखाई देते हैं। इन चारों केंद्रकों से में पुनः विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं, जो 4-4 केंद्रों के 2 टियरों में व्यवस्थित रहते हैं। केंद्रों के इन टियरों में व्यवस्थित होने के पश्चात भित्ति का विकास होता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि युग्मनज द्विगुणित केंद्रक है। इस केंद्र के आधार की ओर ये विभाजन होता है, केंद्र में समसूत्री विभाजन, जिससे 4 केंद्रक बने। इन 4 केंद्रक जो है ये तल की ओर समय पर स्थित हो जाते हैं। इन 4 केंद्रकों में वापस से विभाजन होता है, जिससे 4 और प्लस 4 2 टायर बनते हैं। इन टियर में जो प्रथम 4 है, निचले टियर हैं, उनमें 4 केंद्रक भित्ति निर्माण करते हैं। इन 4 केंद्रकों में वापस से 2 बार विभाजन होता है, जिससे इसके अंदर टोटल आपके 2 बार विभाजन होने से 4 + 4 + 4 + 4 4 टायर होते हैं। सबसे निचले वाला जो टायर होता है उसमें भ्रूणीय टियर कहलाता है और ये भ्रूण का निर्माण करता है। सेकेंड टायर जो होता है, इसकी कोशिकाएं वृद्धि करके निलंबक या सस्पेंसर बनाती हैं। तीसरे वाला जो होता है, इसके अंदर तीसरे टायर की कोशिकाएं तीसरे टायर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं
लंबाई में ये कोशिकाएं पुंजी टीयर या रोस्टेड टीयर का निर्माण करती हैं। टायर का निर्माण, इसका कार्य भ्रूण व को पोषण व निलंबक को पोषण देने का कार्य करता है। और जो चौथा है, चौथे सबसे ऊपर स्थित टायर में अपूर्ण कोशिकाएं या पोषक टीयर कहलाती हैं। और इसी तरह से जो 4 केंद्रक से तो ये 4 तरह के टीयर बने, और जो 4 केंद्रक हैं उससे वापस 2 टीयर बनते हैं। ऊपरी टीयर में अपूर्ण कोशिकाएं भ्रूण निर्माण सक्रिय रूप में सहायक नहीं हैं, इसे पोषक टीयर कहते हैं। तो इस तरह से इसका निर्माण हम साइकिल के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। और इसका वर्णन इस प्रकार से, जैसे कि हमने पहले बताया था कि इसके अंदर जो है सबसे पहले 4 केंद्रक बने, उन्हें पुनः विभाजन से 8 केंद्रक बन रहे हैं, जो 4-4 केंद्रों के 2 टीयरों में व्यवस्थित रहते हैं। केंद्रों के इन 2 टीयरों में व्यवस्थित होने के पश्चात भित्ति का विकास इस प्रकार होता है कि निचले टीयर में 4 पूर्ण कोशिकाएं बनती हैं, जबकि ऊपरी टीयर में अपूर्ण कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी टीयर की 4 अपूर्ण कोशिकाएं भ्रूण निर्माण के लिए सक्रिय होती हैं और सक्रिय रूप में सहायक नहीं होती हैं, जबकि इसे पोषक टीयर भी कहते हैं। 24D के अंदर ये चित्र दिख रहा है अपने को। निचले टीयर की चारों कोशिकाओं में 2 बार विभाजन होता है, जिससे 4-4 कोशिकाओं के 3 टीयर बनते हैं। ये अवस्था एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण कहलाती है, चित्र E और G के अंदर। तथा इस अवस्था में इसमें 4 टीयर के व्यवस्थित 16 कोशिकाएं होती है। प्रत्येक टीयर का एक विशिष्ट कार्य होता है। पहला टीयर जो सबसे निचला टीयर होता है, भ्रूणीय टीयर एम्ब्रियोनल टायर कहलाता है। इस टीयर की कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण बनाती हैं। दूसरा टीयर की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करके निलंबक सस्पेंसर बनाती हैं तथा इसे निलंबक टीयर कहते हैं। तीसरे टीयर की कोशिकाएं पुंजी टीयर या रोस्टेड टीयर बनाती हैं तथा इनका कार्य भ्रूण तथा निलंबक के बीच पोषण संचरण करना है। चौथे सबसे ऊपर स्थित चौथे टीयर में अपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, इसलिए पोषक टीयर कहते हैं। अब अपन सेकंड देखेंगे, प्राक भ्रूण से भ्रूण का विकास। निलंबक टीयर की चारों कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती हैं, जिसके फलस्वरूप इन कोशिकाओं के आधार पर स्थित भ्रूणीय कोशिकाएं भ्रूणपोष में धसी रहती हैं। भ्रूणपोष में स्थान सीमित होने के कारण निलंबक प्राथमिक निलंबक कोशिकाएं आपस में कुंडलित हो जाती हैं। इस अवस्था में भ्रूणीय टीयर की कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा कोशिकाओं का अतिरिक्त टीयर बनता है। चित्र ए और चित्र बी के अंदर अपन को दिख रहा है, जिन्हें भ्रूणीय नलिकाएं अथवा द्वितीय निलंबक कहते हैं। चित्र सी में भ्रूणीय टीयर की चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर 4 स्वतंत्र भ्रूण बनाती हैं। इस प्रकार एक युग्मनज से एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है तथा इन्हें बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। बहुभ्रूणता अनेक विधियों में से उत्पन्न हो सकती है। पाइनस में यह एक युग्मनज से के विभाजन से उत्पन्न होती है, अतः इसे विदलन भ्रूणता या क्लीवेज प्लो एम्ब्रियोनी कहते हैं। कभी कभी पाइनस में पुंजी टीयर की कोशिकाएं भी भ्रूण में विकसित हो जाती हैं, इसे पुंजी बहुभ्रूणता या रोस्टी पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। परंतु इन चारों प्राक भ्रूणों के विकास के लिए भोजन पर्याप्त न होने के कारण इनमें से केवल एक प्राक भ्रूण विकसित होकर भ्रूण बनाता है तथा शेष अपहासित हो जाते हैं। भ्रूणीय टीयर की कोशिकाओं में प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं पुनरावृत्त विभाजनों द्वारा भ्रूण बनाती हैं, जो निम्नलिखित भागों में विभेदित होता है, जैसा कि चित्र सी और डी के अंदर है। डी के अंदर बीजपत्र, इनकी संख्या प्राय 2 से अधिक होती है। सबसे पहले जो है कॉटिलिडन्स, चित्र डी के अंदर सबसे नीचे दिख रहा है कॉटिलिडन्स, जिसकी संख्या 2 होती है। प्रांकुर अथवा प्रोशीर्ष प्ल्यूम्यूल, यह बीजपत्रों के बीच में से छिपा हुआ होता है तथा बीजांड में इसकी स्थिति बीजांड द्वार से विपरीत दिशा में होती है। फिर है रेडिकल मूलांकुर, ये बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है तथा और चौथा प्रांकुर और मूलांकुर के बीच पत्राधार हाइपोकोटाइल होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बीज। भ्रूण के विकास के साथ साथ स्त्री युग्मोद्भिद के बाहर बीजांड के विभिन्न भागों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिनसे बीजांड का बीज में विकास होता है। बीजांड भित्ति का बाह्य मांसल स्तर लुप्त हो जाता है, वह भीतरी मांसल स्तर एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है। इसका मध्य अस्थिल स्तर बीज कवच बनाता है। बीजांडकाय भ्रूणपोष की वृद्धि के कारण एक पतली भूरी परत के रूप में रह जाता है, जिसे
भ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। बीज का अधिकांश भाग भ्रूणपोष से घिरा होता है। यह बीजांडकाय से पोषण अवशोषित कर स्थूलकाय हो जाता है। भ्रूण अर्थात बीजपत्र, मूलांकुर, बीजपत्राधार, स्थूलकाय भ्रूणपोष में धंसा होता है। बीजांडद्वार बीज के शीर्ष पर एक छिद्र के रूप में दिखाई देता है। बीजांडधर शल्क के अभ्यक्ष सतह की एक पतली परत बीज के साथ संलग्न हो जाती है, जिसको बीज सपाक्ष या विंग्ड हो जाते हैं। बीज के पूर्णतः परिपक्व होने पर शंकु अक्ष की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप गुरु बीजाणुपर्णों के बीज की दूरी बढ़ जाती है तथा बीजों का प्रकीर्णन सरलता से हो जाता है। तो इसके अंदर पाइनस में जो बीज हैं विंग्ड स्लाइक्स होते हैं। इसके अंदर इसकी संरचना इसमें दी है। जैसे अपन ए चित्र में देखें, इसके अंदर सबसे बाहर टेस्टा, फिर टैगमन, न्यूसेलस, सस्पेंसर, एंडोस्पर्म, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटिलियंस, ये विभिन्न भागों से मिलकर एक बीज का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे बीजों का अंकुरण। पाइनस के बीजों का अंकुरण अनुकूल वातावरण मिलने पर प्रकीर्णन के तुरंत पश्चात हो जाता है, अर्थात इनमें अंकुरण से पूर्व विश्राम काल की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अनुकूल परिस्थिति न मिलने पर ये अनेक वर्षों तक सुसुप्त अवस्था में रह सकते हैं। बीजों का अंकुरण एपिजियल भूयुपरिक होता है, अर्थात बीजपत्राधार हाइपोकोटाइल को दीर्घन से बीजपत्र भूमि सतह से बाहर आ जाते हैं, जैसा चित्र में दिख रहा है। अंकुरण के समय बीज चोल जब जल अवशोषित कर फट जाता है तथा मूलांकुर बीजांड द्वार से बाहर निकलकर मिट्टी में प्रवेश करता है। यह प्राथमिक मूसला जड़ बनाता है। चित्र ए और सी के अंदर दिख रहा है। इसके पश्चात प्रांकुर बीजचोल से बाहर निकल कर प्रोहोत तंत्र बनाता है। चित्र डी के अंदर ए से सी के अंदर तो ये किस तरह से अंकुरित होता है, फिर ये प्रोह तंत्र बनाता है। इसके शीर्ष पर सर्पिल क्रम में विन्यासित पत्तियां प्राथमिक अथवा किशोर पत्तियां बनती हैं, जैसे चित्र ई में हैं। प्रोह की वृद्धि होने पर हरी प्राथमिक पत्तियां सम्मानित होकर शल्कीय हो जाती हैं तथा इनके कक्ष से सीमित वृद्धि की शाखाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार पाइनस के अंदर बीजों का अंकुरण होता है।